गाइस वंस अगेन वेलकम टू आर्कियोलॉजिकल पॉइंट। मैं सुन गुप्ता और इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि कुछ परमानेंट पोस्ट आया हुआ है एक म्यूजियम में, ठीक है। उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब मैं डिस्कस करूंगा, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, तीन मूर्ति हाउस, न्यू दिल्ली, ये लोकेशन है। ये जो है कि ऑटोनोमस बॉडी सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पर आप देखिए द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी एंड ऑटोनोमस बॉडी, सेम चीज़ें हैं, ठीक है। और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है, मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, मोटा मोटा कह लीजिए। यहाँ पर देखिए नेम ऑफ पोस्ट लिखा है, नंबर ऑफ पोस्ट, कैटेगरी, एज, पे लेवल, ठीक है। तो ये परमानेंट है, तभी ये सब चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए सीनियर रिसर्च असिस्टेंट में 3 पोस्ट है, एक आपका AWS अनरिजर्व और जो है कि एक OBC में। एज बिलो 30 ईयर है और आपको जो लेवल पे लेवल मिलेगा, पे स्केल, वो आपका 6 मिलेगा। इस तरीके से आप देख लीजिए। यहाँ पर फोटोग्राफर का है, यहाँ पे एक पोस्ट है, अनरिजर्व में है, एज 28 से कम होना चाहिए, आपको जो है पे स्केल मिलेगा 5। फोटो असिस्टेंट एक पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी में है। आगे सेम चीज़ें हैं। गाइड का जो है 2 पोस्ट है, ठीक है, एक अनरिजर्व में है, एक आपका जो है कि AWS कैटेगरी में है। इसके बाद आपका जो है टेक्निकल असिस्टेंट प्रिजर्वेशन का पोस्ट है, अनरिजर्व है। जूनियर टेक्नीशियन है, OBC का पोस्ट है, एक ही है। प्रिजर्वेशन असिस्टेंट का एक पोस्ट है, ठीक है। इतनी रही कहानी, मतलब इतने पोस्ट आए हुए हैं। नियर अबाउट आप काउंट कर लेंगे तो 3, 2, 5, 5, 2, 7 और 7, 3, 10, टोटल 10 पोस्ट आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कह रहे हैं कि जो है एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, आपको इसके लिए जो है कि इस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। तो आपको वेबसाइट जाने की ज़रूरत नहीं है, आगे हम लोग देख लेंगे, इसी में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं, ये कह रहे हैं कि आपको जो है कि इस फॉर्म को फिल करके, नीचे फॉर्म दिया हुआ है, आपको 5 अगस्त तक इनके पास पहुँचा देना है, किसी भी हाल में लेट नहीं होना है। और जो लोकेशन है सेंड करने का, आप लोग जो हमेशा पूछते हैं कहाँ भेजना है कहाँ भेजना है, तो देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी, 3 मूर्ति हाउस, न्यू दिल्ली, और ये जो आपका 110011 है, यहाँ पर आपको जो है कि सेंड करना है इस एप्लीकेशन को, ठीक है। यहाँ पर टोटल हिंदी में दिया हुआ है, अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहें तो यहाँ पर आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो कहानी आगे दिया हुआ था। इसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पर जो है कि 20 पॉइंट्स हैं जो कि पढ़ने हैं। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे। इसके पहले आपका आ जाएगा फॉर्म, तो ये है आपका फॉर्म, ठीक है। जब फॉर्म फिल करेंगे तो आप यहाँ पर भरेंगे कि आप किस पोस्ट के लिए जो है डाल रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट आपको यहाँ फिल करना है, क्योंकि इतने पोस्ट दिए गए हैं, तो फिर आपको जो पसंद हो, जो इसके लायक आप हो, उसको आपको फिल करना है। यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कह रहे हैं, मतलब आपके फ़ोटो पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। बाकी चीज़ें आप भर लेंगे, इसमें कोई दोहरा नहीं है, नॉर्मल चीज़ें भरनी है। आपने मतलब कहाँ से पढ़ा है, क्या पास किया है, कौन से ग्रेड है, ये सब तो आप डाल लेंगे, इसमें कोई दोहरा नहीं है, ठीक है। आगे आपको यहाँ पर जो है अपना प्लेस, डेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब लिख के आपको सेंड करना है। आगे यहाँ पर लिखा है कि परफॉर्मा फॉर द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, मतलब जो आपके AWS कैटेगरी के स्टूडेंट जो हैं वो, उनके लिए भी ये फॉर्म है, तो वो इसको फिल करके इसको भी सेंड करेंगे साथ में, ठीक है। इसके बाद रिक्रूटमेंट रूल्स एंड गाइड, यहाँ पे आपका शुरू था, द डेट ऑफ इश्यूज AWS सर्टिफिकेट शुड बी आफ्टर 31 मार्च 2019, मतलब आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 31 मार्च 2019 के बाद का होना चाहिए, AWS कैटेगरी का, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो है कि रिक्रूटमेंट रूल्स एंड गाइड है, मतलब किस तरीके से आपका रिक्रूटमेंट होगा उसके बारे में है। तो यहाँ पे जो पोस्ट नंबर 1 था, ठीक है, गाइड का स्केल पे आपका जो है कि इतना मिलेगा, आप इसको देख लीजिएगा। मैट्रिक लेवल 4 है एज पर 7 CPC। इसके बाद आपका जो एज है, आपका जो है ये 28 है, आपका ये सैलरी होगा, ठीक है। 28 के आपका नीचे होना चाहिए। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द डायरेक्ट रिक्रूट, तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि आपके पास एसेंशियल मतलब होना ही चाहिए ग्रेजुएट, प्रेफरेबली विद द ऑनर्स इन हिस्ट्री, मतलब अगर आपका हिस्ट्री ऑनर्स होगा तो ये आपको महत्व देंगे। ये कह रहे हैं आगे आपके पास फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी होना चाहिए। फ्लुएंसी का मतलब है कि फर्राटेदार आपको जो है कि हिंदी इंग्लिश बोलना आना चाहिए। डिज़ायरेबल मतलब अगर आपके पास हो तो ठीक है। नॉलेज ऑफ अदर इंडियन लैंग्वेजेस एंड डिप्लोमा इन म्यूजियोलॉजी, मतलब अगर आपके पास कुछ और भी लैंग्वेज, साउथ इंडियन लैंग्वेज अगर आपको पता हो, या फिर कुछ और भी स्टेट की लैंग्वेज पता हो, तो उनके लिए मतलब अच्छा रहेगा। डिप्लोमा अगर म्यूजियोलॉजी में है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप अच्छा ही रहेगा, ठीक है। तो ये था आपका किसके लिए,
ये था आपका गाइड के लिए, ध्यान दीजिएगा, ये आपका गाइड के लिए पोस्ट था। हाँ, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पोस्ट नंबर जो अगला है वो है आपका टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, जूनियर टेक्नीशियन के लिए। तो ये जो है आपका नेम ऑफ द पोस्ट जूनियर टेक्नीशियन, ये आपका सैलरी होगा, ये आपका पे स्केल है। एज लिमिट की बात कर ले तो बिलो 28 आपका होना चाहिए। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर ले तो ये कह रहे हैं कि पास डिप्लोमा इन रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होना चाहिए। इसके बाद आपके पास 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑपरेशन इन मेंटेनेंस ऑफ ऑडियो इक्विपमेंट्स लाइक एम्पलीफायर्स, टेप रिकॉर्डर्स एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद अगला पोस्ट के लिए चलते हैं। जो अगला पोस्ट है उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द फोटोग्राफर, मतलब अगर फोटो इसके लिए सेंड करना चाहते हो फोटोग्राफर के लिए तो क्या आपके पास होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि ये आपका पोस्ट है, ये आपका पे स्केल है जो आपको महीने का मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर एज लिमिट है बिलो 28 ईयर, मतलब 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो है कि क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रेजुएट आपको होना चाहिए, एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ फोटोग्राफी एंड फोटो रिप्रोडक्शन वर्क एंड माइक्रोफिल्म सर्टिफिकेट, डिप्लोमा इन फोटोग्राफी या फिर रेप्रोग्राफी में हो तो चलेगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो है रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द प्रिजर्वेशन असिस्टेंट। तो इसमें क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो है कि नेम ऑफ द पोस्ट आपका ये है प्रिजर्वेशन असिस्टेंट का, और ये आपका पे स्केल है और ये आपका सैलरी है। नीचे आपका एस वही है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि आपके पास होना चाहिए मैट्रिकुलेट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। ठीक है, और आगे कह रहे हैं कि आपके पास एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ रिपेयर एंड रिनोवेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड मैन्युस्क्रिप्ट बाय द मैनुअल एंड मैकेनिकल प्रोसेस, मतलब आपका जो है कि डॉक्यूमेंट और मैन्युस्क्रिप्ट में आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिनोवेशन में, इतना आपको ध्यान रखना है। आगे अगर चलेंगे तो रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द फोटो असिस्टेंट में देख लेते हैं। सीधे हमको सब चीज़ तो वैसा ही है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ कह रहे हैं कि मैट्रिकुलेट आर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद द साइंस सब्जेक्ट, मतलब आपका मैट्रिकुलेशन जो आपका साइंस सब्जेक्ट में होना चाहिए। एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन माइक्रो फिल्मिंग एंड आर फोटोग्राफी, मतलब माइक्रो फिल्मिंग में फोटोग्राफी में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट, मतलब कम से कम ज़्यादा होगा तो अच्छी बात है। रिक्रूटमेंट रूल फॉर द सीनियर रिसर्च असिस्टेंट के लिए जो पोस्ट है वही थी, एक सीट साइज में थी। ठीक है, तो ये आपका बेस के लिए ये आपका सैलरी है और ये पोस्ट का नाम है। यहाँ पर एज लिमिट आपका 30 से कम होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात कर ले तो ये कह रहे हैं कि मास्टर डिग्री इन हिस्ट्री विथ स्पेशलाइजिंग इन मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब इनको हिस्ट्री चाहिए विथ मॉडर्न हिस्ट्री चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है। या फिर आपके पास मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी में अगर आपका हो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल अप्लाई आप कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो है रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द टेक्निकल असिस्टेंट प्रिजर्वेशन। ठीक है, जो प्रिजर्वेशन वाला जो मतलब असिस्टेंट टेक्निकल असिस्टेंट है उनके लिए भी जो है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सैलरी है, आपका पे स्केल है, एज बिलो 28। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि आपके पास जो मैट्रिकुलेट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, मैट्रिक पास होना चाहिए और एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस इन रिपेयर एंड रेनोवेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट बाय मैनुअल एंड मैकेनिकल प्रोसेसेस, इतना आपको जो है कि मतलब आना चाहिए। आपका कहानी इधर हो गया ख़त्म। अगर आपके पास जो है ये चीज़ें हों तो अप्लाई कर दीजिए। अब देखते हैं जो इनके 20 रूल्स है अगर उसमें ये क्या कह रहे हैं, एक एक करके उसको अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो आप वीडियो में थोड़ा सा और बने रहिएगा जिससे आपका एकदम पूरा क्लियर हो जाए कि क्या इनको चाहिए। ये क्या कह रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 देख लेते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट सेंड दियर एप्लीकेशंस इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट, मतलब जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट है उसमें आपको सेंड करना है फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट टू दिस ऑफिस इन अ सील्ड एनवेलप क्लियरली सुपरस्क्राइब एज एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो आप जो लिफाफा पैक करेंगे मतलब सेंड करने के लिए इनको, उस पर मोटे अक्षरों में लिखा होना चाहिए कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया ताकि छाड़ कर उसको अलग कर सकें। ठीक है, एन एप्लीकेशन अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट इज़ रिक्वायर्ड टू अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट। अगर आपको लगता है कि आप जो है कि 2-3 पोस्ट के लिए करना चाहते हैं तो एक साथ नहीं कर सकते, उसके लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन सेंड करना होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें कह रहे हैं कि जो है द कैंडिडेट आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड दियर ईमेल आईडीज एंड कॉन्टैक्ट नंबर इन द एप्लीकेशन एज पर एज रिक्वायर्ड फॉर्मेट, मतलब जिस तरीके से उसमें जो है आपका आपसे ईमेल आईडी प्लस आपका कॉन्टैक्ट नंबर मांग गया है वो आपको वहाँ पर देने हैं। पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि द रिक्रूटमेंट विल मेड इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइन
issued by the Department of Personnel Training from time to time and NMML recruitment rule, मतलब नेशनल मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी रिक्रूटमेंट रूल्स, मतलब जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है प्लस जो आपका ये नेशनल मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी है, इनके अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट रूल्स फॉलो किए जाएंगे, गाइडलाइंस फॉलो किए जाएंगे, ठीक है, ये जो बनाएंगे। पॉइंट नंबर 4 है रिजर्वेशन पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया विल बी एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द रिजर्व कैटेगरी, मतलब जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जितनी भी कैटेगरीज आती हैं उनका जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है रिजर्वेशन का वो फॉलो किया जाएगा, ठीक है, सबके लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए भी। आगे पॉइंट नंबर 5 है आपका कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एज पर एज द अटैच फॉर्मेट, जो फॉर्मेट उसमें दिया गया अटैच करने की जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताई थी, उसको आपको अटैच करना है, जिस फॉर्मेट में मांगा है उसी फॉर्मेट में आपको करना है। पॉइंट नंबर 6 देख लेते हैं, ओनली मैट्रिकुलेशन एसएससी सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कंसर्न एजुकेशन बोर्ड will be considered as the proof of the date of birth. No other document will be accepted for verification of date of birth. The date applicable for determining the age will be the last date of submission application. ये कह रहे हैं कि आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा मैट्रिकुलेशन का 10th का, ठीक है, या फिर एसएससी सर्टिफिकेट जो इश्यू करेगा वही सिर्फ मान्य होगा डेट ऑफ बर्थ के लिए। आपको पता है कि 10th का सर्टिफिकेट आप इनको सेंड कर सकते हैं, जो भी आपके पास सनत हो या मार्कशीट हो उस पर डेट ऑफ बर्थ आपका लिखा रहता है वो मान्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये कह रहे हैं कोई और भी सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा, इतना ध्यान रखिएगा आप डेट ऑफ बर्थ के लिए, ठीक है। द डेट एप्लीकेबल फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ विल बी एटलीस्ट द डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन, और जो डेट जिस डेट को आप सबमिशन करेंगे अपना एप्लीकेशन का वही लास्ट डेट से आपका काउंट होगा आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। इसके पॉइंट नंबर 7 है कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर बिफोर अप्लाइंग दैट दे आर एलिजिबल अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया स्टिपुलेटेड इन द एडवर्टीजमेंट, मतलब एडवर्टीजमेंट में जो लिखा गया है, जो क्राइटेरिया है कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं, अगर एलिजिबल है तभी अप्लाई करिएगा वरना मत करिएगा। इफ़ द कैंडिडेट्स इज फाउंड इनएलिजिबल एट द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस ही विल बी डिस्क्वालीफाइड एंड द कैंडिडेचर विल बी कैंसिल, मतलब किसी भी स्टेज पे आपका रिक्रूटमेंट होगा, अगर आप इनएलिजिबल हुए तो आपका जो है कि मतलब रिक्रूटमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा, मतलब आपको नहीं लिया जाएगा किसी भी हाल में, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट नंबर 8 है, इसमें कह रहे हैं कि द NMML मतलब नेशनल मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी रिजर्व द राइट टू रिवाइज, रिशेड्यूल, कैंसिल, सस्पेंड द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न, मतलब बिना कोई भी रीज़न दिए ये जो है कि इसको कैंसिल कर सकते हैं, फिर से कोई नया डेट दे सकते हैं, ठीक है, सस्पेंड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पूरा पावर इनके हाथ में है। द डिसीजन ऑफ The NMML shall be final and no appeal in this regard shall be entertained, मतलब कि ये चाहे कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, चाहे कैंसिल कर दे, चाहे ये रिक्रूटमेंट कराएं ना कराएं, ये सब कुछ इनके ऊपर है, और किसी भी तरीके का अगर आप अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे या फिर और कुछ भी करेंगे, ये उसका कोई भी जवाब नहीं देंगे और नहीं जिम्मेदार होंगे। पॉइंट नंबर 9 है इन केस ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट इज मोर, the duly constituted selection committee NMML shall reserve the right to devise additional criteria for shortlisting of candidate to take the selection procedure further। ये कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी पोस्ट के लिए ये वेट कर रहे हैं, कम से कम 10 पोस्ट है, अगर उसके लिए 500 पोस्ट मतलब 500 लोग अप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये क्या करेंगे कि ये उस पोस्ट के लिए क्राइटेरिया और हार्ड कर देंगे, कुछ नई चीज़ें मांग लेंगे जिससे काफ़ी लोग छट जाएंगे, ये ऐसा कर सकते हैं उस केस में, ठीक है। अगला पॉइंट नंबर 10 है, इसमें कह रहे हैं कि यानी कॉरिगेंडम या जेंडम जो भी है चेंजेस अपडेट्स रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ NMML, मतलब किसी भी तरीके के चेंजेस अपडेट्स के लिए आप जो है इनका जो वेबसाइट है NMML का, उस पर आप विजिट करते रहें। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रेगुलरली विजिट द NMML, मतलब वही कहानी जो मैंने भी कहा है, और वेबसाइट एंड चेक दियर ईमेल्स एंड मोबाइल अपडेट्स, मतलब अपना मोबाइल और ईमेल चेक करते रहिएगा, कोई भी अपडेट आपको आ सकता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 11 कह रहे हैं कि द एम्प्लॉई कैंडिडेट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज, स्टेट गवर्नमेंट शुड सेंड देयर द एप्लीकेशन थ्रू द प्रॉपर चैनल, मतलब ये कह रहे हैं कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो प्रॉपर चैनल के थ्रू जो है कि सेंड करेंगे, और एक NOC भी साथ में मतलब साथ में सेंड करेंगे। आगे आप पढ़ लीजिएगा जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो। The decision of the competent authority of NML in all matters related to the eligibility, acceptance or rejections of applications and the selection process will be final and binding on the candidates, and no inquiry or
correspondent will be entertained in the concern from any individuals। मतलब ये कह रहे हैं कि जो एनएमएल का जो डिसीजन होगा अथॉरिटी का, मेन अथॉरिटी का, वही सब मान्य होगा, बाकी किसी भी तरीके का कोई भी सुनवाई नहीं होगी। ठीक है, और जो एलिजिबल नहीं होंगे वो रिजेक्टेड होंगे 101%। आगे कह रहे हैं कि एप्लीकेशन रिसीव विदाउट द रिक्विसाइड डॉक्यूमेंट्स आर लेबल टू बी रिजेक्टेड। मतलब इन्होंने जिस डॉक्यूमेंट का मांग किया है, अगर आप उस डॉक्यूमेंट को सेंड नहीं करेंगे तब भी आपका जो है कि एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 14, एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर द प्रिस्क्राइब डेट विल नॉट बी एंटरटेन। मतलब जो डेट इन्होंने दिया है 5 अगस्त, अगर उससे आधी घंटा लेट या 5 मिनट लेट भी अगर आप इनको सेंड करते हैं तो आपका जो है कि वो माना नहीं जाएगा और आपका एप्लीकेशन, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 15 है, इन कंप्लीट एप्लीकेशन सेल बी रिजेक्टेड। मतलब समरली मोटा मोटा वो भी रिजेक्टेड होगा अगर आपका इनकम्प्लीट अगर आपने सेंड किया है तो आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद आपका है कैनवेसिंग इन एनी फॉर्म विल बी ट्रीटेड एज द डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट। मतलब अगर आप किसी तरह का सोर्स लगाएंगे, आप किसी तरह से आप कन्विंस करने की कोशिश करेंगे उन अथॉरिटीज़ को जो कि ये टेस्ट लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, तो आप पहले डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। तो ऐसा मत कीजिएगा। कैंडिडेट्स मस्ट बी साउंड हेल्थ। मतलब आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए और एनएमएल जो आपका हेल्थ चेक करवाएगा अगर वो सेटिस्फाइड होगा तभी आप आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ेंगे। 18 पॉइंट में ये है कि एनएमएल रिजर्व द राइट टू चेंज द नंबर एंड द नेचर ऑफ पोस्ट वैकेंसीज विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न। मतलब ये जो है किसी तरह का पोस्ट जो है कि वैकेंसीज विदाउट एनी रीज़न दिए आपको जो चेंज कर सकते हैं। हो सकता है जो एक पोस्ट है उसको 2 कर दे, 2 को 1 कर दे, कुछ भी कर सकते हैं। द एप्लीकेंट में विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर आपको जाना है फॉर डिटेल्स एडवर्टीजमेंट। द लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग द एप्लीकेशन इज 5 अगस्त 2022 फॉर ऑल कैंडिडेट। मतलब 5 अगस्त तक आपको किसी भी हाल में भेजने हैं, कोशिश करिए पहले ही भेज दीजिएगा। और यहाँ पे कह रहे हैं कि नो TDA विल बी पेड टू द कैंडिडेट्स एट एनी स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर अपीयरिंग इन द टेस्ट एंड इंटरव्यू। मतलब किसी भी तरह का TDA आपको नहीं मतलब दिया जाएगा जब आप इसके लिए मतलब टेस्ट इंटरव्यू के लिए आएंगे। इतनी रही पूरी कहानी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है तो मैं आपको अपडेट करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा और अगर आपको मतलब इंटरेस्टेड है तो आप इसको अप्लाई जरूर करिएगा। और इसको जो है कि मैं आर्क्लैस्कल पॉइंट नाम से ग्रुप है, उसका लिंक मैं जो है कि डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ से उसको जो है कि जा करके इसको आप ले लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।